हेलो एंड वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व सरफेस। भाई किसी भी कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे हो सकता है? याद करो, पिछले लेक्चर्स में हमने बात करी थी कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा था किसी प्लेन सरफेस से, याद है कुछ? क्या बोलते थे भाई, एक प्लेन सरफेस है, वहां पे लाइट आती है, उसका रिफ्रैक्शन होता है। तरीका बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल सा था। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं पुरानी बातें तुम लोगों को। पुरानी बातें जरा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। ये कोई प्लेन सरफेस होता था हमारे पास, उस प्लेन सरफेस का कोई नॉर्मल भी होता था हमारे पास, राइट? फिर कोई लाइट रे होती थी जो कि इंसिडेंट होती थी इस पे ऐसे, ये कोई इंसिडेंट रे है। फिर ये इसका क्या होता था सर? बेंडिंग हो जाता था, है ना? तो यहां से हम बोलते थे, इसको हम बोलेंगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो हमने बात करी थी ये किससे हो रही थी? किसी भी प्लेन सरफेस से। तो किसी भी प्लेन सरफेस से जब हम इन चीज को डिफाइन कर रहे थे तो बहुत आसान था हमारे लिए, है ना? सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, स्नेल्स लॉ लगाते थे मस्त तरीके से इसमें हम लोग। तो स्नेल्स लॉ यहां पे भी लगा था, कर्व्ड सरफेस में भी लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे और क्या क्या बातें पड़ी थी सर? सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में फिर हमने कुछ लॉज पढ़े थे, उसके अलावा अपेरेंट और एक्चुअल डेप्थ के बारे में पढ़ा था। फिर बाद में हम लोग आए TIR पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में जो हमने बात करी थी, इट्स ऑल अबाउट द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहा जाता था कि भाई अगर ये ऊपर वाला एक रेयरर मीडियम है और नीचे वाला अगर कोई डेंसर मीडियम है, तो जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? ये कोई लाइट आई, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। यही होता था। कोई भी लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती थी वो नॉर्मल से दूर भाग जाती थी। मैंने बोला ठीक है सर, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बोला I1 हो जाएगा। फिर एक और लाइट रे बनाई, अच्छा उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 भी बना दीजिए। फिर एक और कोई लाइट रे आई जो कि यहां से इंसिडेंट करी ऐसे, पर वो भी सर क्या हुआ, देखो दूर भाग गई। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने डिफाइन कर दिया था I2 हो जाएगा, और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने डिफाइन किया था R2। फिर एक और लाइट रे ऐसी हमने ली थी जिसपे कि क्या हुआ, जिसपे सर ये लाइट रे जो है अलोंग द सरफेस चली गई। ओहो, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए लाइट रे जो है अलोंग द सरफेस चल जाए उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो कितना हो जाता है? 90 डिग्री का। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको क्या बोलते थे? क्रिटिकल एंगल कहते थे। बोला कि सर अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दूं तो क्या होगा? तो हमने बोला भाई एक ऐसा एंगल ले लीजिए विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो आप ये वाला एंगल देख सकते हो, दिस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो यहां पे ये लाइट अब रिफ्रैक्ट नहीं करती है, बल्कि ये लाइट अब करती है रिफ्लेक्ट। सो ये लाइट यहां से आई, टकरा के इधर चलेगी। सो आप देख सकते हो अब ये जो लाइट रे आई है, मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये पहली रे है, ये दूसरी रे है, थर्ड वाली रे और फोर्थ रे। दीज आर द नंबर ऑफ रेज। पहली रे रिफ्रैक्ट हो गई, दूसरी रे रिफ्रैक्ट हो गई, तीसरी वाली का क्या हुआ? अलोंग द सरफेस हो चली गई, और चौथी रे जो थी उसका हो गया TIR। अभी तक सबका क्या हो रहा था? रिफ्रैक्शन। अभी तक सारी रेज का क्या हो रहा था? रिफ्रैक्शन हो रहा था। ये पहली रे ऐसी बनी जिसका रिफ्लेक्शन हो गया, और जब इसका हुआ रिफ्लेक्शन तो इसके लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड थे। इन तीनों के लिए हो रहा था रिफ्रैक्शन। याद है सब कुछ? फिर मैंने बोला था ठीक है सर, ये वाली बातें तो हम समझ गए। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो TIR हो जाता था। TIR के कुछ फिनोमिनास थे जो हमने देखे थे, ठीक है? तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए बोला तो हमने साइन C, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जो निकाला था याद होगा, साइन C जो आता है इट इज गिवन बाय, ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम को लेट से मैंने N1 नाम दे दिया, डेंसर वाला मीडियम ये है, डेंसर वाले मीडियम को लेट से मैंने N2 नाम दे दिया, डेंसर वाला N2 है, ठीक है? सो इट इज गिवन बाय N1 बाय N2। साइन C का वैल्यू बन रहा था N1 बाय N2, तो C का वैल्यू बन जाता है साइन इनवर्स N1 बाय N2। साइन इनवर्स N1 बाय N2। मुझे पता है तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ दिखेगा, ठीक है?
सो मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये डेंसर वाला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मान लो, ये रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लो। जब लाइट यहां से आ रही है, जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। मैंने बोला एक ऐसा एंगल ले लीजिए, क्रिटिकल एंगल, जिस पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो स्नेल्स लॉ लगा दिया, साइन सी बाय साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 तो 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, तो साइन सी बनता है N1 बाय N2, तो सी बन जाएगा साइन इनवर्स N1 बाय N2, राइट। सो ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बन जाता था। तो यहां से सारी चीजें हमने डिफाइन कर दी थी, लास्ट लेक्चर में सब कुछ बढ़िया तरीके से मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। इसके लेके एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो मैं तुम्हें लेक्चर के बीच में नहीं बता पाया, पर चिंता मत करो, उसके लिए मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में तुम्हें TIR भी दिखा दूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए बस छोटा सा काम होता है, लेजर की रिक्वायरमेंट है, एक ग्लास की रिक्वायरमेंट है, उसमें थोड़ा सा लिक्विड में फिल कर दूंगा, पानी से भी काम चल जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट भी तुम्हें करके बता दूंगा उसका, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, उसका वीडियो अलग से तुम्हें प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार, ये सारी बातें समझ गए थे। फिर हमने बोला था सर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस के बारे में, बोलते थे कि भाई अगर कोई भी लाइट सोर्स की बात करें, जैसे कोई सरफेस हो गया यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, ये कोई वाटर सरफेस है या कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी सरफेस हो सकता है, किसी स्विमिंग पूल का कोई सरफेस है जिसके यहाँ पे नीचे हमने एक पॉइंट सोर्स को रखा हुआ है, इट इज अ पॉइंट सोर्स। तो क्या होगा, पॉइंट सोर्स से लाइट रेज निकलेगी, हाँ सर बिल्कुल, पॉइंट सोर्स से लाइट रेज निकलने वाली है। सो एक लाइट रे यहां जा रही है, एक इधर जा रही है, एक सीधी जा रही है, एक लाइट रे इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, ठीक है। यहां वाली जो लाइट रे थी वो तो सीधी सीधी चलेगी, इस वाली का डेविएशन हो गया, ये वाली सीधी चलेगी, ये वाली का भी इधर डेविएशन हो गया और ये वाली एमर्ज हो गई, ग्रेज हो गई है। देखो बेटा क्या हो रहा था, पॉइंट सोर्स से लाइट रेज निकल रही थी, एक लाइट रे जो अलोंग द नॉर्मल की वो बिना किसी डेविएशन के चलेगी, दूसरी लाइट रेज जो है आप देख सकते हो नॉर्मल से दूर भाग रही है, है ना। सो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक लाइट रे जो कि नॉर्मल से दूर भाग रही है, ये लाइट रे नॉर्मल से दूर भाग रही है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नॉर्मल बनाया मैंने, तो पता चला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, यहाँ पे भी नॉर्मल बनाया तो पता चला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। बहुत ही शानदार। इसके आगे अगर कोई लाइट रे बनाओगे तो उसका क्या होगा, इसके आगे अगर कोई लाइट रे जाएगी तो उसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन, इसके आगे अगर कोई लाइट रे जाएगी तो वहां पे क्या होगा, उसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन। और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है वो इमेज नहीं बना पा रही यहां पे। सो बेसिकली सर सिर्फ यहां तक ही हमें क्या मिलेगी, चमक मिलेगी। तो अगर आप किसी भी पूल के अंदर देखोगे नीचे एक बल्ब जला के, तो इतने से पार्ट पे आपको एक सर्कल दिखेगा। किसी भी स्विमिंग पूल में, किसी भी डेंसर मीडियम में, यहां पे अगर आपने एक पॉइंट सोर्स रख दिया तो उस डेंसर मीडियम के ऊपर आपको यहां पे चमक चमक दिखेगी, यानी लाइट बाहर आती हुई दिखेगी इसमें से। जहां पे TIR हो रहा है वहां पे डार्क मिलेगा क्योंकि लाइट बाहर नहीं आ पाई, जहां पे TIR हो रहा है वहां पे मुझे डार्क मिलेगा क्योंकि लाइट बाहर नहीं आ पाई, जहां जहां से लाइट बाहर आ रही थी वहां पे मुझे ब्राइट दिखता है, लाइट दिखती है वहां पे मुझे, जहां से रेज बाहर आ पाई वहां पे मुझे लाइट दिखती है। और ये एक सर्कल सा मुझे ऑब्जर्व होगा इफ इट इज अ पॉइंट सोर्स, एंड दिस सर्कल इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस कहते हैं इसको, ठीक है। ये पॉइंट सोर्स जो है सरफेस से h हाइट नीचे रखा हुआ होता है। इस सर्कल का मुझे रेडियस फाइंड आउट करना होता है, या तो तुम इधर कैलकुलेट कर लो या इधर कैलकुलेट करो। दिस हाइट इज गिवन एज h, दिस इज r। तो यहां पे एक रिलेशन बनता है, r रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस, जो यहां पे चमक आ रही है, जो इलाका चमक रहा है उसका रेडियस क्या होगा। सो r इज गिवन बाय h डिवाइडेड बाय अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस का 1। इसका फॉर्मूला मैं डिराइव करके तुम्हें बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, आई थिंक तुम्हें समझ आ रही होगी बातें, है ना। तो ये सारी बातें कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा यहां पे सर ये क्या है,
एक्चुअली इसको जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, n फॉर द डेंसर का स्क्वायर माइनस n फॉर द रेयरर का स्क्वायर, और यहां पे n फॉर द रेयरर भी आता है। समझ लो, यहां पे रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साथ में मल्टीप्लाई होता है और ये अंडर रूट में चलती है पूरी कहानी। बेटा यहां पे जो रेयरर मीडियम है, अगर आपने उसको एयर ले लिया, जो रेयरर मीडियम है अगर आपने उसको एयर कंसीडर कर लिया, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तो 1 हो जाएगा। सो उस केस में ये सारी चीजें गायब हो जाती है फिर। सो यहां पे 1 आ जाएगा। इफ रेयरर मीडियम इज एयर, अगर रेयरर मीडियम एयर है तो ये वाली बात बनती है। ठीक है, चलो भाई, तो मुझे लगता है ये सारी बातें तुम्हें याद थी। ये सारी बातें अगर तुम्हें याद है तो इनके बेस पे एक क्वेश्चन मेरे पास है जो मैं तुम्हें पहले करवाना चाहता हूं। तो आओ शुरू करते हैं इस अमेजिंग सेशन को विद द क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द TIR। ठीक है, and the question says a small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which the light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is given as 1.33। ठीक है, सो बल्ब को एक पॉइंट सोर्स कंसीडर कर लीजिएगा। सेम कॉन्सेप्ट आप ये वाला लगा दीजिए, सारी बातें यही है। ये जो इल्यूमिनेंस का पार्ट है इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। चलो भाई शुरू हो जाएंगे सभी लोग। मैं चाहता हूं हर बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा। सोचा कुछ तुम लोगों ने, क्या करोगे यार? फिर से वही बात आ गई, यहां पे जो ये सर्कल दिख रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है तुम लोगों को। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये तो बच्चा भी जानता होगा कि एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, और यहां पे आर जो है वो रेडियस होता है। रेडियस तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये क्या है सर? एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। रेडियस इस फॉर्मूले से निकालोगे, यहां पे पुट करोगे, देन यू विल गेट द एरिया। चलिए भाई, तो शुरू हो जाइए फटाफट से। कर तो लिया होगा तुम लोगों ने। तो मैंने बोला कि यहां पे इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा था वो ये था कि हाइट जो है वो है 80 सेंटीमीटर, प्यार से जिसको 0.8 मीटर कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पे जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है 1.33। ये समझना है तो 4/3 भी लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे सबसे पहले तो रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए भाई, सो लेट्स सॉल्व दिस। R इज इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस का 1, H की जगह लिखेंगे 0.8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 4/3 का स्क्वायर करना है। इट कम्स आउट बी 16/9 माइनस का 1। अंडर रूट ऑफ 4/3 का स्क्वायर क्या? 16/9 माइनस का 1। लेट्स सॉल्व इट हियर अगेन। सो द वैल्यू ऑफ R comes out be 0.8 divided by अंडर रूट ऑफ 16 माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 9। R इज इक्वल्स टू 0.8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7/9। भाई ये अंडर रूट का 9 ऊपर चला जाएगा, अपॉन के अपॉन में जो होता है वो ऊपर जाता है, तो R कम्स आउट बी 0.8 अंडर रूट ऑफ 9/7। सॉल्व किया फर्दर तो R का वैल्यू बनता है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7। सॉल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 0.91 मीटर आपको रेडियस मिलेगा। यहां पे रेडियस कैलकुलेट किया हम लोगों ने, रेडियस कैलकुलेट कर लिया। देखो अपॉन के अपॉन में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये 9 ऊपर चला गया, 7 नीचे रह गया, है ना। अंडर रूट ऑफ 9 इज 3, अंडर रूट ऑफ 7 जो होता है वो हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। इट कम्स आउट बी 2.4 डिवाइडेड बाय रूट 7, अप्रोक्सीमेटली 0.91 कुछ बनेगा। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? एरिया को लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.91 मल्टीप्लाई बाय 0.91। ठीक है, सो क्या आप करेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.91 इंटू 0.91 लिख लेते हैं पहले तो। 190 9 9 9 81 000। सॉल्व दिस पार्ट। 9 9 18 होते हैं, यहां पे आएगा
4 0.8281, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.8281। एक काम कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ही सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगी। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.8281। साइड में कहीं कैलकुलेशन करते हैं, 0.8281 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 0.8281 3.14, 4 32, 4 to the 8, 9 10 11 32 and 1 33, 18280, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, 7 8 होता है, 8 3 जा 24 होता है, 4 3 8 4 12, 4 4 5 6 7 7 3 10, 8 8 16 17 18 19 20, 4 5 6 और यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2.6, राइट? कितना बन रहा है? 2.6। हाँ जी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2.6 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया, 2.6 मीटर स्क्वायर। इसको मिटा देना, कैलकुलेशन हम किसी को भी नहीं दिखाते। चाहो तो 2.60 भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा होगी वो तो फिर। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक सभी को समझ आ गया। सबसे पहले हमने रेडियस कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने एरिया फाइंड आउट किया। हाँ भाई, समझ आ गया। पिछले लेक्चर से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन चीजों को रिवाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट? चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मुद्दे की। और आज का मुद्दा है कि किसी भी कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो जब किसी कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन है तो उसके लिए क्या इक्वेशन डिफाइन की जाती है? तो भाई ये रही इक्वेशन, हमेशा ध्यान रखना। किसी भी कर्व्ड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए हम एक इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। नाउ द पॉइंट इज, ये इक्वेशन आई कहां से? तो आओ जरा इसको समझते हैं तरीके से। हमने बोला कि यार यहां पे एक ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस कर दिया है, ओ आपको दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे जाती है, यहां पे जा रही है लाइट रे। ये रहा हमारा कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे ये हमने बनाया नॉर्मल। देखो भाई, यहां पे जहां ऑब्जेक्ट रखा है वो होता है रेयर मीडियम। जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वो है रेयर मीडियम। जहां पे हमारी इमेज बनेगी वो डेंसर मीडियम। ये कोई मीडियम होगा यहां पे, है ना? दिस इज सम मीडियम। ये जो सरफेस है वो इस बार कर्व्ड है हमारे पास, ठीक है? सो वी हैव दिस कर्व्ड सरफेस। समझना बात को ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। सो ये हो गया कर्व्ड सरफेस। प्लेन सरफेस से कैसे होता था रिफ्रैक्शन, वही सब बातें हम यहां पे भी फॉलो करेंगे। नॉर्मल लाइट आती थी, अगर वो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो वो नॉर्मल के पास बेंड हो जाएगी। वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ये लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ये यहां बेंड हो गई, और बेंड होने के बाद वो यहां पे चली जाती है, जिसके कारण एट दिस पॉइंट विल गेट अ इमेज। हमें यहां पे मिलती है इमेज। यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें वहां पे मिली। यहां पे कर्व सरफेस के सेंटर पे एक पॉइंट हमने मार्क किया विच इज कॉल्ड एज द पोल, जैसा कि आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में भी यूज किया था। सो यहां पे एक पोल मैंने डिफाइन कर दिया। फ्रॉम दिस पोल वी मेक ऑल द मेजरमेंट्स, और सारे मेजरमेंट्स अगर आप पोल से करने वाले हो तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u कहलाता है, पोल से इमेज का डिस्टेंस v कहलाता है। और कर्व्ड सरफेस में जब आपने कर्व्ड मिरर्स पढ़े थे तो आप जानते थे कि जो भी नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाता है। किसी भी कर्व्ड सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। लिख लो बात को, इंपॉर्टेंट है। क्या? किसी भी कर्व्ड सरफेस का जो नॉर्मल होता है इट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, लिखनी है ये। नॉर्मल टू द कर्व्ड सरफेस, a normal to the curved surface always passes through the center of curvature, always passes through the center of curvature.
चलिए भाई, बहुत ही शानदार। तो ये कहानी तो समझ आ गई हम लोगों को। अब सर ये फॉर्मूला कहां से आया, इसके लिए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। एनीवेज, कैसे करें चर्चा? देखो भाई, जब यहां से ये लाइट रे जा रही थी और एक लाइट रे यहां से चल गई जो बिना किसी डेविएशन के जाती है, ये दोनों लाइट रे यहां पे मिलती है आगे और इमेज फॉर्म हो जाती है। बोला गया यहां पे जो लाइट रे जा रही है उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, आप देख रहे हो। यहां पे जो लाइट रे आ रही है रिफ्रैक्ट होने के बाद उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया, आप देख रहे हो, ये भी बीटा एंगल बना है यहां पे। फिर ये जो नॉर्मल है उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया है। तो मैंने यहां पे इवन एंगल्स भी डिफाइन कर दिए हैं समझने के लिए, ठीक है। सो अल्फा, बीटा, गामा, ध्यान से सुनना बात को। अगर कोई लाइट रे जाती है तो वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां से रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो सबसे पहला अजम्पशन यहां पे हम लेने वाले, ध्यान से देखना, अजम्पशंस जो हमें कंसीडर करने हैं। पैरा एक्सियल रेस को ही कंसीडर करेंगे। पहला अजम्पशन क्या है कि हम जो भी बातें कर रहे हैं पैरा एक्सियल के लिए ही कंसीडर कर रहे हैं। दूसरी बात, एपर्चर को छोटा रखना है यहां पे। ये आगे हर जगह काम आएगा। इसके बाद तुम्हें लेंस के बारे में भी ज्ञान दिया जाएगा, तो लेंस में भी ये अजम्पशन लेके चलना है हमें। पैरा एक्सियल रेज होंगी, एपर्चर छोटा होगा। ऐसा करने से क्या मिलता है सर मुझे? ऐसा करने से मुझे मिलता है ऑल द एंगल्स आर स्मॉल। पैरा एक्सियल रेज से जो भी एंगल्स मिल रहे हैं वो सब छोटे होंगे। ऑल द एंगल में कौन कौन है? अल्फा है, बीटा है, गामा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये सारे के सारे एंगल्स जो होंगे वो छोटे होंगे। फिर एपर्चर छोटा करने से क्या फायदा मिलता है? एपर्चर के स्मॉल होने से मुझे एक फायदा ये मिलता है कि आप देखो यहां पे एक पॉइंट P मार्क करके रखा है। सो N से लेके M तक, दिस इज NM, दिस इज NP। एपर्चर छोटा होने से NM जो है वो NP के बराबर हो जाता है और ये जो डिस्टेंस MP है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। जो डिस्टेंस MP है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। छोटा एपर्चर लेने से फायदा ये मिलेगा कि जो ये डिस्टेंस आपको दिख रही है NM वाली, ये NM और NP बराबर हो जाते हैं और ये जो डिस्टेंस MP बन रही है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, स्मॉल एपर्चर। पैरा एक्सियल रेस से ये जो अल्फा, बीटा, गामा, आई, आर, ये सारे एंगल छोटे हो जाते हैं। स्मॉल एंगल से हमें क्या फायदा मिलता है? तो ये भी लिख लो कि स्मॉल एंगल्स के लिए साइन ऑफ थीटा जो होता है वो थीटा हो जाता है और वही हमारा टैन ऑफ थीटा के बराबर भी हो जाता है। कॉस ऑफ थीटा जो होता है वो 1 हो जाता है। अगर एंगल छोटा है तो क्या फायदा मिलेगा उससे? इफ एंगल्स आर स्मॉल तो साइन थीटा को टैन थीटा के बराबर लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। चलिए भाई, ये सारे अजम्पशन कंसीडर करने के बाद अब हम चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। तो हमारा मेन मुद्दा सबसे पहले देखिए, ट्राइंगल ONP। हमारा सबसे पहला ट्राइंगल ONP। सो ट्राइंगल ONP की बात करते हैं। आ जाओ यहां पे सॉल्व करेंगे इसको। ट्राइंगल ONP, मैं यहां पे बना रहा हूं ट्राइंगल ONP को। ऐसा एंगल बना है, ये N है, ये P है, ये O है। P से O का डिस्टेंस U के बराबर है। यहां पे एंगल अल्फा बना हुआ है। सो यहां मैं मिलूंगा टैन अल्फा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहां से टैन अल्फा जो बनेगा वो बनेगा परपेंडिकुलर की जगह NP लिख दिया मैंने, बेस की जगह माइनस का U लिख दिया। बिकॉज आप जानते हो ये जो U डिस्टेंस है वो पोल से
लेफ्ट की तरफ जा रही है, और पोल से लेफ्ट की तरफ जो भी मेजरमेंट किया जाता है वो नेगेटिव किया जाता था। पोल से लेफ्ट की तरफ जो मेजरमेंट है वो नेगेटिव है, पोल से राइट की तरफ जो मेजरमेंट है पॉजिटिव है। तो पोल से लेफ्ट की तरफ U माइनस में आएगा, पोल से राइट की तरफ R पॉजिटिव आएगा, पोल से राइट की तरफ V पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ONP वाले ट्राइंगल को मैंने कंसीडर किया। अगला ट्राइंगल होगा NPC। NPC दिख गया अगला ट्राइंगल। चलो भाई यहां लिख रहा हूं मैं ट्राइंगल NPC। सो ट्राइंगल NPC कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज योर N, दिस इज योर P एंड दिस विल बी योर C। ये एंगल जो बना है वो गामा बना है, P और C का जो डिस्टेंस है वो R के बराबर है। सो यहां पे tan ऑफ गामा जो आप लिखोगे वो लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ऑफ गामा जो आप लिखोगे वो लिखोगे कितना, परपेंडिकुलर में NP आ जाएगा, बेस में आ जाएगा R। ठीक है, अब एंगल छोटे थे, एंगल छोटे होने की वजह से अल्फा की जगह आप सीधा लिखना है NP अपॉन माइनस का U। इंपॉर्टेंट है, डब्बे में बंद करो, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको। सिमिलरली यहां पे गामा, क्योंकि एंगल छोटा है सो tan ऑफ थीटा को थीटा लिख सकते हो, tan ऑफ गामा को गामा लिख सकते हो, tan ऑफ अल्फा को अल्फा लिख सकते हो, एंगल छोटे हैं। इट कैन बी रिटन एज NP बाय R। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करें, अब एक और ट्राइंगल बचा हुआ है हमारे पास। देखो कौन सा ट्राइंगल है वो, पहला ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, दूसरा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, ये देखो तीसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल NPI। NPI ये वाला ट्राइंगल, दिस इज योर थर्ड ट्राइंगल जो हमारे पास बन रहा है NPI। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं ट्राइंगल NPI को, ट्राइंगल NPI ये कुछ ऐसा बनेगा। दिस एंगल इज योर बीटा, यहां पे ये जो डिस्टेंस है वो V है, दिस इज योर N, दिस इज योर P एंड यहां पे इमेज I बन रही थी। सो फिर से वही बात, tan ऑफ बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan ऑफ बीटा जो बनेगा इट इज गिवन बाय NP अपॉन V। सो बीटा जो बनेगा इट इज गिवन बाय NP अपॉन V। चलिए भाई ये थर्ड इक्वेशन मुझे मिल गई। क्या यहां तक कोई समस्या है किसी को? मैंने 3 ट्राइंगल देखे, तीनों ट्राइंगल्स को देख के मेरे मन में जो विचार आए वो मैंने यहां पे व्यक्त कर दिए हैं। 3 ट्राइंगल मुझे दिखे, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, NPO, NPC, NPI, 3 ट्राइंगल मिले, तीनों से मैंने कहानी को लिख दिया। अब जरा गौर फरमाएंगे इस ट्राइंगल के ऊपर। मैं कलर चेंज करता हूं, रेड से बनाऊंगा ट्राइंगल NOP नहीं C। मैं गौर फरमाने जा रहा हूं ट्राइंगल NOC पे। ये एंगल है गामा, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है I। सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ट्राइंगल NOC में सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। मैं यही लिख दूं इसको, तो ट्राइंगल NOC में अल्फा प्लस गामा I के बराबर है। बहुत ही शानदार। सिमिलरली मेरे पास जो बन रहा है ट्राइंगल NIP, नहीं सॉरी, हाँ, मेरे पास जो बन रहा है ट्राइंगल NIC, ट्राइंगल NIC। सो यहां पे मैं लिखा ट्राइंगल NIC में R प्लस बीटा बराबर होगा गामा के। सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल। सो R प्लस बीटा बराबर है गामा के।
आर प्लस बीटा बराबर है गामा के। सो यहां आर का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा गामा माइनस बीटा। आर का जो वैल्यू मिला वो मिला गामा माइनस बीटा। यहां तक कोई शक किसी को? सबसे पहले ट्राइंगल एन ओ पी हमने ऑब्जर्व करा, एन पी सी हमने ऑब्जर्व करा, एन आई पी हमने ये वाला ऑब्जर्व किया। ठीक है, यहां से अल्फा बीटा गामा का इंडिविजुअल वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहां पे। ठीक है, इन ट्राइंगल्स को कंसीडर करके अल्फा बीटा और गामा के इंडिविजुअल एंगल्स वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया ट्राइंगल एन ओ सी को। एन ओ सी में अल्फा प्लस गामा बराबर आई होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल जो उनके सामने होता है। सिमिलरली ट्राइंगल एन आई सी में आर प्लस बीटा गामा के बराबर होगा। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल जो उनके सामने होता है। यहां से आई का वैल्यू मिला अल्फा प्लस गामा, यहां से आर का वैल्यू मिला गामा माइनस बीटा। ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4th। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5th हो जाएगी। इक्वेशन 4th भी आ गई, इक्वेशन 5th भी आ गई है, यही लिख दी मैंने ये। ठीक है, अब चलिए भाई स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहां पे, क्योंकि आप भी जानते हो हम भी जानते हो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यूजिंग द स्नेल्स लॉ, तो जब हमने स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल किया तो यहां पे लिखा साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। क्या ये बात सही रहेगी? आई जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, आर जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, तो वो इनवर्स वाले रिलेशन में जाते हैं। आई का n1 नीचे आएगा, आर का n2 ऊपर आएगा। सिंस एंगल्स आर स्मॉल, सिंस आई एंड आर स्मॉल, बहुत छोटे हैं भाई ये, तो साइन आई को आप आई लिखोगे, साइन आर को आप लोग आर लिखोगे, तो आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी बन जाएगी? अब ये इक्वेशन बनेगी आई बाई आर इज इक्वल्स टू n2 बाई n1। I upon R is equals to n2 by n1. So I n1 is equals to R times of n2. I n1 is equals to R times of n2. जरा I का वैल्यू तो देखो, अल्फा प्लस गामा, R का वैल्यू देखो गामा माइनस बीटा। पुट करो इनको। सो फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, भाई 4th और 5th इक्वेशन से हमें पता चला कि I की जगह पे मैं लिख सकता हूं कितना, चेक कर लो एक बार, अल्फा प्लस गामा। सो अल्फा प्लस गामा इंटू n1 इज इक्वल्स टू, आर की जगह मैं लिखूंगा गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा इज इक्वल्स इंटू n2। अब सर और क्या करें? अरे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी पता है तुम्हें, चलो पुट कर दो। सो क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हाँ जी, अल्फा की जगह पे मैं लिख देता हूं क्या, NP अपॉन माइनस का U, प्लस गामा की जगह लिख देता हूं NP अपॉन R इंटू n1। गामा की जगह लिखूंगा NP अपॉन R माइनस बीटा की जगह लिख देता हूं NP अपॉन V इंटू n2। अल्फा गामा और बीटा तीनों का वैल्यू इक्वेशन 1, 2, 3 से निकाल लिया था मैंने। देखो अल्फा का वैल्यू NP अपॉन माइनस के U, गामा का NP बाय R, बीटा का NP बाय V, मैंने उठा के यहां पे पुट कर दिया। सारे NP से NP मर जाएंगे, सारे NP से NP मर जाएंगे, एंड योर इक्वेशन इज लेफ्ट विद ओनली n1 को अंदर ले आओ, n1 अपॉन माइनस का U प्लस n1 अपॉन R इज इक्वल्स टू n2 को अंदर ले आओ, n2 अपॉन R माइनस का n2 बाय V।
चलिए भाई, v को इधर ले आइए, r को उधर ले जाइए। जब ये v इधर आएगा, r इधर आ जाएगा, तो इक्वेशन आपकी जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, n2 बाई v माइनस का n1 बाई u इज इक्वल्स टू n2 बाई r माइनस का n1 बाई r। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे n2 बाई v माइनस का n1 बाई u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। यही है हमारा इक्वेशन फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। क्या मुझे यही प्रूव करना था? जी हां, मुझे यही प्रूव करना था, और सो मैंने कर भी दिया, है ना। क्या करें अब, इतनी मेहनत कर लेते हैं। चलो भाई, आई थिंक समझ आया होगा तुम लोगों को क्या क्या किया मैंने। तो एक काम करो, पहले नोट कर लो एक बार, फिर से मैं समझा दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, घबराना बिल्कुल भी मत। बस छोटे से कुछ एक ट्राइंगल्स कंसीडर करने हैं। अगर तुम्हें वो ट्राइंगल कंसीडर करने आते हैं और तो तुम तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अजम्पशन लिख लेना, ये वाले। ये डायग्राम बनाओगे? हाँ, डायग्राम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं फिर से एक बार, अच्छा तो मुझे पता है तुम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक डायग्राम मैं ना बना दूं, है ना। तो डायग्राम एक बार मैं खुद अपने हाथों से बना के बताऊंगा तुम्हें, ताकि तुम भी मेरे साथ मोटिवेटेड रहो, कॉन्फिडेंट रहो। बाकी डायग्राम बहुत जरूरी है, फिर ये भी लिखना है। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन बाद में आएगी, ठीक है। पहले तो नोट करो अजम्पशन। अजम्पशन नोट करने के बाद, किया नोट सभी ने अजम्पशन? यहां पे आओ। यहां पे आने के बाद आपको जो लिखना है वो यहां से करना है। पीछे भी कुछ है क्या? नहीं है, यहीं से। फिर हमने कुछ ट्राइंगल्स अज्यूम किए हैं जो डायग्राम में आपको दिख जाएंगे। ONP, NPC, NPI। मैं एक बार उनको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पे। ये रहा ONC वाला ट्रायंगल, ये रहा ONC वाला ट्रायंगल। फिर एक NPC वाला ट्रायंगल ये रहा, फिर एक NIC वाला ट्रायंगल ये रहा, NIP, सॉरी माय मिस्टेक। सो ये पहले तो डॉटेड वाले ट्रायंगल कंसीडर किए, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, और फिर ये तीसरा ट्रायंगल। तीनों राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। tan वाला फॉर्मूला लगा के बढ़िया तरीके से इसको लिख लेंगे। चलिए भाई, नोट करें सभी लोग। कर लिया नोट सभी ने? फिर इधर किसके बाद तुम आगे बढ़ोगे, फिर तुम्हें कुछ और बातें समझनी है। स्नेल्स लॉ लगाया तुम लोगों ने। स्नेल्स लॉ में I और R आ रहे हैं। चलो पहले स्नेल्स लॉ ही दिखाता हूं तुम्हें। तुमने क्या किया? स्नेल्स लॉ लगाया। तुमने बोला भाई साइन I अपॉन साइन R बराबर N2 बाई N1 था। बहुत अच्छी बात है। अब I और R छोटे हैं तो साइन I को I लिख देना, साइन R को R लिख देना, तो I अपॉन R N2 बाई N1 हो जाएगा। यहां से ये क्वेश्चन मिली, बहुत ही शानदार। I N1 इज इक्वल्स टू R N2। बट सर ये I और R का करें क्या हम लोग? बड़ी दिक्कत की बात है सर, बड़ी समस्या है ये I और R का हम क्या करें, कहां से हटाएं इसको? तो इसलिए फिर से हम डायग्राम के पास गए। ये जो रेड कलर की लाइन मैंने बनाई है उस पर गौर फरमाएं सभी लोग। ट्राइंगल NOC से, ये देखो ट्राइंगल NOC में अल्फा प्लस गामा I के बराबर होता है। अल्फा प्लस गामा I के बराबर होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली ट्राइंगल NIC में, ट्राइंगल NIC में R प्लस बीटा गामा के बराबर। अरे ये एंगल R है भैया, ये एंगल R है। सो R प्लस बीटा गामा के बराबर होता है। तो R का वैल्यू गामा माइनस बीटा हो गया। इनको भी मार्क कर दिया, 4 और 5। फिर मैं इधर आया, इक्वेशन 4th और 5th का इस्तेमाल किया। I की जगह लिखा अल्फा प्लस गामा, R की जगह लिखा गामा माइनस बीटा। अभी अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कहां से निकालें? तो वो इक्वेशन 1 2 3 जो हमने अभी सॉल्व की थी, यहां पे अल्फा का, बीटा का, गामा का सबके वैल्यूज में निकाल चुका हूं। इनको हमने यहां पे पुट कर दिया। सारे NP से NP मर जाएंगे, उसके बाद रीअरेंज करेंगे एंड वी गॉट दिस फाइनल इक्वेशन। इक्वेशन काम आएगी जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस को पढ़ेंगे। सो इसको नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम। एक बार फिर से बना के बता दूंगा तुम्हें। वैसे मुझे नहीं लगता जरूरत है, पर ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी तसल्ली के लिए। कर लिया नोट सभी ने? मिटा दूं इसको मैं? चलो भाई फटाफट से एक डायग्राम बना देता हूं मैं, ताकि तुम्हें बस भावना समझ आ जाए। वही हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस होना चाहिए, थोड़ा छोटा सा। अरे ये तो बहुत बड़ा बन गया।
ठीक है, एक कर्व्ड सरफेस चाहिए बस मुझे। सो यहां से लेके यहां तक का एक कर्व्ड सरफेस मैंने कंसीडर किया, बाकी को मिटा दिया। वी हैव द कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस में एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। जैसे वो कॉनकेव कॉन्वेक्स में होता था वैसे ही करना है, ठीक है। तो एक कर्व सरफेस जिस पे एक मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, यहां पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दीजिए। तो दिस इज योर प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से भाई लाइट रेज निकलती है, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो कि ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट रेज एमिट होगी। बहुत शानदार, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे एमिट हुई, यहां पे एक लाइट रे इधर एमिट हो गई। मैंने 2 पॉइंट्स पे नॉर्मल बनाने की कोशिश करी, मैंने बोला यार ठीक है नॉर्मल बनाते हैं, तो यहां पे तो नॉर्मल ऐसे बन रहे हैं। यहां पे जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा मैं नॉर्मल नहीं टेंजेंट बना रहा हूं इसको, तो सॉरी टेंजेंट बना रहा हूं मैं, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल, हाँ टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल, बहुत बढ़िया। तो अगर कोई लाइट रे अलोंग द नॉर्मल जाती है तो वो बिना किसी डेविएशन के चली जाती है, बात तो जानते हैं सभी लोग। कोई लाइट रे अलोंग द नॉर्मल अगर जाती है तो वो बिना किसी डेविएशन के चली जाती है। तो यहां पे जो नॉर्मल है वो है ये वाला, और यहां पे जो नॉर्मल है वो ये वाला है। ठीक है। इतिहास गवाह है कि जो नॉर्मल कट करता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट करता है। दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस। तो जो भी लाइट रे अलोंग द नॉर्मल जाती है वो बिना किसी डेविएशन के वापस नहीं आती है, बिना किसी डेविएशन के चली जाती है, वो बिना किसी डेविएशन के चली जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे लाइट जो है, क्योंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, दिस इज योर रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे N1 होगा, यहां पे बनेगा आपका डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा इसका N2 हो जाएगा। रेयरर से डेंसर में लाइट जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होने से उसकी इमेज यहां पे मिली इसको। सो यहां पे बनती है इमेज, यहां पे क्या बन गई, इमेज बन गई, बहुत ही शानदार। फिर उसके बाद बोला कि भाई ये जो है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको पोल मान लीजिए, सारे मेजरमेंट्स पोल से करोगे। ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस होता है वो u कहलाता है, पोल का सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होता है वो r कहलाता है, पोल का इमेज से जो डिस्टेंस होता है वो v कहलाता है। जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकली थी उसने यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, जो लाइट रे यहां पे आ रही थी उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया, और जो लाइट रे जो नॉर्मल है उसने गामा एंगल बनाया। भाई इंसिडेंट रे ये रही IR, रिफ्रैक्टेड रे ये रही RR, ये इंसिडेंट रे ये रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है वो I कहलाता है, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाता है वो R कहलाता है। बस बन गया डायग्राम, और क्या चीज में, यही है बस, इतनी सी बात है। हाँ बस इतना सही था, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लेना अगर तुम्हें बनाना तो। हो गया, बहुत ही शानदार। तो ये जो यहां पे बना हुआ था वो मैंने यहां पे अच्छे से समझा दिया, थोड़ा प्यार से साफ सुथरी डायग्राम के फॉर्म में, है ना। मेंशन कर देना क्या क्या चीजें नॉर्मल है, जैसे ये रेड कलर की लाइन, देखो नॉर्मल को थोड़ा अलग कलर से बनाना ताकि चीजें समझ आ जाए। ये नॉर्मल है, ये कर्व्ड सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, वो इमेज है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, ये U है, वो V है, ये R है, N1 N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयरर और डेंसर मीडियम का। हो गया नोट सभी का, बहुत ही शानदार। चलिए भाई, सो ये थी कहानी रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस की। ये कहानी जो डिफाइन करी है ये थी रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस की।
आगे बढ़े हम लोग, यहां पे सारे फॉर्मूले वैलिड होंगे अगर पैरा एक्सियल रेज होंगी तो। क्या मैंने ये अजम्पशन नहीं लिया था पहले भी? मैंने ये अजम्पशन लिया था ना कि पैरा एक्सियल रेज होंगे, अपर्चर छोटा होगा, UVR शुड बी पुट अलोंग विद द साइन, मैंने भी यही किया। U हमारा लेफ्ट साइड में था, नेगेटिव ले लिया। V हमारा राइट साइड था, पॉजिटिव ले लिया। R हमारा राइट साइड था, पॉजिटिव ले लिया। N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रेज इज गोइंग, यानी जहां पे रेज जा रही है, हां जहां पे रेज जा रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, यानी जहां पे इमेज बनती है, जहां पे इमेज बनती है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। N1 is the refractive index of the medium from which the rays are coming, जहां से रेज आ रही हैं, यानी कि जहां पे ऑब्जेक्ट है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, जहां पे इमेज बनी वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो डोंट गेट कंफ्यूज, कभी कभार ऑब्जेक्ट को वो डेंसर में भी रख सकता है। तो रेयरर और डेंसर के नाम से याद मत रखो इनको, रेयरर और डेंसर के नाम से याद मत रखो कि सर अच्छा रेयरर वाला N1 होगा, डेंसर वाला N2 होगा, ऐसा मत करो। यह याद रखो कि N1 जो है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, N2 जो है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे इमेज बन रही है। ऐसे याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी ये सारी बातें नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करा देता हूं इससे रिलेटेड। तुम्हें किया नोट से भी ने पक्का? चलिए भी, वेरी गुड। मैं इसका एक क्वेश्चन भी है वो करा देता हूं। जैसा कि क्वेश्चन कहता है लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, पॉइंट सोर्स जो है एयर में है, फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, किसी भी स्फेरिकल ग्लास सरफेस पे फॉल कर रहा है, हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। लाइट सोर्स का जो डिस्टेंस है ग्लास के सरफेस से वो 100 सेंटीमीटर है। एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म्ड, तो भाई बताइए जरा इमेज कहां पे बनेगी, ठीक है। सो इमेज कहां पे बनती है ये आपको सोचना है। चलिए भाई सभी लोग दिमाग लगाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। कर लिया ट्राई सभी ने? किया ट्राई सभी ने? मैं आ जाऊं सॉल्व कराने के लिए? अच्छा, क्या करोगे इसमें? सर क्या क्या चीजें गिवन है? सबसे पहले तो जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे दिया, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर दे दिया। अब 20 सेंटीमीटर है तो तुम भी समझदार हो, 0.2 मीटर तो खुद ब खुद ही लिख लोगे इसको। डिस्टेंस ऑफ द सोर्स, सोर्स बोले तो ऑब्जेक्ट, यही तो ऑब्जेक्ट होता है सर हमारा। So the distance of the light source from the glass surface is 100. So U is your minus का 100 सेंटीमीटर, माइनस का 1 मीटर। ये क्या सर माइनस क्यों? याद करो यहां पे अगर कर्व्ड सरफेस था तो ऑब्जेक्ट को तुम यहां पे प्लेस कर रहे थे। दिस पॉइंट इज योर पोल, जो भी डिस्टेंस आप पोल से मेजर करते हो उसको साइन के साथ पुट करना जरूरी है। लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंसेस को आप माइनस के साथ पुट करते हो, राइट साइड वाली डिस्टेंसेस को आप प्लस के साथ पुट करते हो कि नहीं करते हो? साइन कन्वेंशन यही तो कहता है। सो यू आपका माइनस का 1 मीटर आएगा। चलिए जी, बहुत ही शानदार। ऑब्जेक्ट को रखा है एयर में, उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है पॉइंट सोर्स इन एयर, एयर में रखा है, यानी कि जो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1 है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन N1 जो होता है वो 1 दे दिया है, और जो डेंसर है मीडियम N2 जो ग्लास है बेसिकली वो 1.5 दे दिया है। सो यहां पे भी डेंसर डेंसर लिखने की बजाय आप बेटर है लिख लीजिए N2। ओके, अच्छा जी। सो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म, तो इमेज कहां बनती है? V कैलकुलेट करना है मुझे। अब मुझे V कैलकुलेट करना है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें U आ जाए, V आ जाए, R आ जाए, N1 N2 आ जाए, वो तो एक ही फॉर्मूला है मेरे पास। क्या था वो फॉर्मूला? N2 बाय V माइनस का N1 बाय U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाय R। एक ही तो फॉर्मूला है मेरे पास ऐसा, N2 बाय V माइनस N1 बाय U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाय R।
नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज, और जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो n2 की जगह 1.5 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1, हाँ u की जगह माइनस का 1 पुट किया है ना, इज इक्वल्स टू n2 की जगह 1.5, n1 की जगह 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.2 मीटर है, 0.2. गॉट इट. सो 1.5 डिवाइडेड बाय v प्लस का 1 इज इक्वल्स टू कितना, n2 माइनस n1, ये कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2. पॉइंट से पॉइंट भी मर जाएगा, सॉल्व करा, 5/2 इज योर 2.5. सो 1.5 डिवाइडेड बाय v प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 2.5. सो 1.5 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल्स टू 2.5 माइनस का 1, 1.5 डिवाइडेड का v इज इक्वल्स टू 1.5. अब तो सॉल्व करना है तुम लोगों को, सॉल्व किया तो v का वैल्यू बनता है 1 मीटर. प्लस में आ रहा है, मतलब वो इमेज आपकी राइट की तरफ बनेगी, मतलब कि इमेज यहां पे कहीं पे बनेगी. कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे. ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा था, ये भी 1 मीटर पे ही रखा था. चलो भाई, ये है कहानी क्वेश्चन की. समझ आती होगी तुम लोगों को बातें. पुट द वैल्यूज अलोंग विद द साइन, आपको साइन के साथ ही वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और उम्मीद कर रहा हूं कि समझ भी आ रहा होगा. नोट करो जल्दी से. कर लिया नोट सभी ने, समझ आ रहा है बात, क्या चल रहा है यहाँ पे. क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया तुमने और काम बन गया है ना, बहुत ही शानदार. तो यहां पे तुम लोग अच्छे से समझ चुके हो कि किसी भी कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो कैसे होगा. समझ गए ना बात को. किसी भी कर्व्ड सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन होता है तो वो कैसे होता है, वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा सभी को, राइट. बहुत ही शानदार. सो आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे यहां पे मैग्निफिकेशन की, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है किसी भी कर्व्ड सरफेस से और अगर जो इमेज बन रही है तो यह समझना जरूरी है कि वो इमेज बड़ी बनी या फिर वो इमेज छोटी बनी. तो यहां पे मैंने बोला कि मान लीजिए भाई इस बार ऑब्जेक्ट का हाइट मुझे HO गिवन है, यहां पे लाइट वगैरह आई, रिफ्रैक्शन वगैरह हुआ और रिफ्रैक्शन की वजह से एक इमेज मुझे यहां पे मिलती है. दिस इज योर कर्व्ड सरफेस, दिस विल बी योर कर्व्ड सरफेस. सो किसी भी कर्व्ड सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ और ड्यू टू द रिफ्रैक्शन मुझे हाइट ऑफ इमेज मिली. मान लो, मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा, मान लो, है ना. ये पोल होता है, दिस पॉइंट वी हैव इज द पोल. पोल से ऑब्जेक्ट जो है वो u डिस्टेंस पे है, पोल से इमेज जो है v डिस्टेंस पे बनती है. ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा है उसको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होता है, इमेज जिस मीडियम में बनती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होता है. याद है ये सारी बातें. सो फ्रॉम हियर आप क्या लिखोगे, साइन i बाई साइन r. यहां से देखो तो आपको दिखता होगा tan i HO बाय माइनस का u. साइन के साथ पुट कर लेते हैं इसको. और वहां देखो तो tan r जो है वो HI अपॉन v, ये भी माइनस में बन रहा है. तो यहां से i का जो वैल्यू बना वो बना HO बाय माइनस का u. r का जो वैल्यू बना माइनस का HI अपॉन v. अब I और R मिल गए. स्नेल्स अंकल को याद कर लीजिए. तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू N2 बाय N1. सो I बाय R इज इक्वल्स टू N2 बाय N1. ये तो समझ ही गए होंगे कि सर tan I को I क्यों लिखा, tan R को R क्यों लिखा, साइन I को I क्यों लिखा और साइन R को R क्यों लिखा. क्योंकि हम जो भी बातें कर रहे हैं वो पैरा एक्सियल रेस के लिए कर रहे हैं. जानते हो ना, जो भी बात हो रही है वो सारी बात पैरा एक्सियल रेस के लिए हो रही है. और अगर सारी बातें पैरा एक्सियल रेस के लिए है तो ये सारे एंगल तो छोटे ही होते हैं उसमें. सो यहां से हम बोलेंगे कि I N1I बराबर N2R.
तो N1 इंटू आई की जगह HO अपॉन माइनस का U इज इक्वल्स टू N2 R की जगह माइनस का HI अपॉन V। सो ये V ऊपर जाएगा, ये V यहां पे आ जाएगा और N2 नीचे आएगा, तो ये बनेगा N1 बाय N2 मल्टीप्लाई बाय V बाय U इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या वो मैग्निफिकेशन नहीं होता है? जी हाँ सर, वो मैग्निफिकेशन ही होता है। सो वो आता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये बनता है N1 बाय N2 मल्टीप्लाई बाय V बाय U। लो भाई, सो अगर किसी भी कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। याद करो, इससे पहले मिरर से, कर्व्ड मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ था, याद है? इससे पहले किसी भी कर्व्ड मिरर से जब रिफ्लेक्शन की बातें करी थी, रिफ्लेक्शन की बातें करी थी, तो रिफ्लेक्शन में भैया N1 N2 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि लाइट जिस मीडियम से आती थी उसी मीडियम में वापस चली जाती थी। अगर इफ इट इज अ रिफ्लेक्शन तो लाइट जिस मीडियम से आती थी उसी मीडियम में चल जाती थी, तो N1 N2 का कोई काम ही नहीं था। और यहां पे मैग्निफिकेशन आपको याद हो तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करते थे और V बाय U करते थे, माइनस का आता था, पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे प्लस का V बाय U चल रहा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट एक चीज एक्स्ट्रा आई है, वो है N1 और N2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्योंकि सर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। रिफ्लेक्शन में ऐसा कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं था, क्योंकि जिस मीडियम से लाइट आती थी उसी मीडियम में वापस चली जाती थी, मीडियम चेंज नहीं होता था। यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो आपको डिफाइन करना जरूरी है कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, इसलिए मैंने N1 N2 को स्पेसिफाई किया इसमें। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी सारी बातें, आप लोगों को अच्छे से ही समझ आ रही होगी। समझ आ रही है तो इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया सभी ने नोट? बहुत ही शानदार, चलो भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। सो ये थी कहानी रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, और इसी के साथ आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। आई थिंक जो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस था उसमें ये था, बाकी इसके बाद लेंस का पार्ट आता है, ऑल्दो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, बट मुझे लगता है कि उसको एक अलग पार्ट में समझा दूं तो आपको भी इजी होगा समझ में, है ना? सो ये जो बातें मैंने तुम्हें बताई है ये सारी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कोई डाउट है, कोई समस्या है जो तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और हमसे पूछना चाहते हो, तो उसके लिए टेलीग्राम पे हमने एक डाउट ग्रुप बनाया है, वहां आके हमारे साथ जुड़ सकते हो। सिंपल सा काम करना है, प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद तुम्हें बस एक सिंपल सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करिए और डायरेक्टली आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे डाउट ग्रुप पे। ओके, सो वहां पे मैं भी अवेलेबल हूं और भी टीचर्स अवेलेबल है जो आपके डाउट्स देने के लिए ऑलवेज तैयार बैठे। सो वो डेफिनेटली फायदेमंद होगा। बाकी वीडियो अगर दोबारा देखना है तो वापस आप क्या करोगे, गूगल पे जाइए, magnetbrains.com पे जाना, ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा पूरा बढ़िया तरीके से पेज खुल जाएगा, और इस पेज पे जैसे आप बात करें, मैं क्योंकि बुक नंबर 2 करा रहा हूँ, सो बुक 2 पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, इस पे क्लिक करना, क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे एक पेज खुल जाएगा जिसमें कि आपको पहले समझाया जाएगा कि भाई हम क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे वो सारे चैप्टर्स आपको दिखते रहेंगे जो मैं कवर करवाते जाऊंगा। जैसे कि अभी हम बात करें तो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर चल रहा है, तो इस पे क्लिक करो तो आपको आज का लेक्चर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए, डायरेक्टली आप वीडियो पे पहुंच जाते हो, क्योंकि ऐसा होता है ना यूट्यूब पे आप वीडियोस को ढूंढोगे, स्क्रॉल करोगे, ये करोगे वो करोगे, उसमें भी कोई और वीडियो दिख गया तो फिर तुम्हारी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसीलिए हमने एक ऑल्टरनेट निकाला कि पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, पढ़ाई बराबरी से होनी चाहिए, है ना। तो भाई उसके लिए वेबसाइट पे आना ज्यादा जरूर बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे सिर्फ लेक्चर 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 ही दिखेंगे, तो आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है और आप सिर्फ फोकस होंगे अपनी पढ़ाई पे ही। तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। बाकी अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम से है या फिर आपका कोई दोस्त भाई बंधु या सगा सहेली जो हिंदी मीडियम से है, उनको आप ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि हमने ऐसा सोचा कि यार हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेचारे क्या करें, कहीं तो कुछ मिलता नहीं है ना, तो हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम वाला एक चैनल भी शुरू कर दिया है और यहाँ पे आपको सब कुछ हिंदी में पढ़ाया जाएगा, फिर भले वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो,
बायो हो, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाते हैं ना, वो हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता। सो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको हिंदी में बिल्कुल पढ़ाए जाएंगे, तो डेफिनेटली उन सारे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो हिंदी मीडियम से है और अभी तक उनको यहाँ पे यूट्यूब पे कोई ऐसे लेक्चर्स मिल नहीं रहे थे जो हिंदी में हो, है ना, तो उनके लिए आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। बाकी बस जाने से पहले यही कहूंगा कि अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें, राइट। और शेयर तो करते ही होंगे, अपने दोस्तों को बताते हो ना ऐसी बातें कि भाई मैग्नेट ब्रेन पे यहाँ पे ऐसे 12th का पूरा एकदम डिटेल्ड वाली स्टडी हो रही है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, है ना। सो उनको ये भी बता देना ताकि उनको भी वो फायदा मिल सके जो तुम लोगों को मिल रहा है, राइट। सो बस इतनी ही बातें थी आज के सेशन के लिए। अगले सेशन में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।